कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे नारायण राणे। कांग्रेस से नाराज चल रहे नारायण राणे को आज माणिकराव ठाकरे मनाने में कामयाब। यूपीएससी मुद्दे पर पहली बार बोले राहुल गांधी। कहा, यूपीएससी पर मेरा नजरिया जानते हैं छात्र। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में सरकार बनाने पर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है बढ़ते खबरों के सफर में। और बात करते हैं नारायण राणे को मनाने में माणिकराव ठाकरे ये कामयाब हो गए हैं। नारायण राणे कांग्रेस में ही बने रहेंगे। पार्टी छोड़ने के फैसले को किया खारिज। पिछले कुछ दिनों से नारायण राणे पार्टी के शीर्ष नेताओं से नाराज थे, लेकिन नारायण राणे के बंगले ज्ञानेश्वरी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे संग कई वरिष्ठ नेताओं ने नारायण राणे के साथ बैठक कर उन्हें आखिरकार मना लिया। यहाँ पर नारायण राणे जी से हमारी अच्छी चर्चा हुई। यहाँ पर मेरे साथ कृपा शंकर जी, शरद रणपिसी जी हम साथ में थे। मोहन प्रकाश जी ने जो सूचनाएं की थी उसी के आधार पे हमने यहाँ पर चर्चा की और सभी चर्चा पॉजिटिव रही। हमें पूरी उम्मीद है कि नारायण राणे जी कांग्रेस को विधानसभा का चुनाव जिताने के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। और उसी तरीके से हमारी एक जो चर्चा हुई उसके बारे में हाईकमान निकाली लागले नाहीत तर त्यांनी संबंधित प्रधान सचिवांना बोलून व त्या प्रश्नासंबंधी कारवाई करा असं सांगितलं। माझ्या त्यात प्रति 3-3 वर्षाचे वगैरे प्रश्न होते ते पदावर माझ्याकडे पद आहे ना, काँग्रेसचा नेता आहे, मंत्री आहे, मी माजी मुख्यमंत्री आहे, ती भरपूर पद आहे। सगळ्यात मोठं पद नारायण राणे नाव आहे। नाही, मी आता आश्वासन नाही, त्यांनी बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या मी त्यांच्यावर सोडलेल्या आहेत, त्यांनी काय करावं का नाही। पण त्यांनी मागील घडलेल्या घटना मी त्यांना सांगितल्या की याची पुनरावृत्ती होता कामा नये। जे काही शब्द द्याल, जे काही आश्वासन द्याल ते पाळलं जावं, हे एवढं मी त्यांना सांगितलं। आणि त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या, सगळ्या मीडियाला नाही सांगू शकत। बात करेंगे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूस शाकिर हुसैन को चेन्नई में गिरफ्तार कर लिया गया है। चेन्नई और बेंगलुरु में अमेरिका और इजराइल सरकार के दूतावास पर हमले की योजना बना रहा था। जांच पड़ताल में पता चला है कि श्रीलंका में कार्यरत पाकिस्तानी दूतावास उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हेडक्वार्टर के रूप में काम कर रहा है। वहां कार्यरत एक अफसर के इशारे पर वो रेकी का काम करने आया था। एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों बता दें, जहां तक का बात की जाए, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूस शाकिर हुसैन को चेन्नई में गिरफ्तार किया गया। वहीं चेन्नई और बेंगलुरु में अमेरिका और इजराइल सरकार के दूतावासों पर हमले की योजना बना रहा था। जांच पड़ताल में पता चला है कि श्रीलंका में कार्यरत पाकिस्तानी दूतावास उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हेडक्वार्टर के रूप में काम कर रहा है। वहां कार्यरत एक अफसर के इशारे पर वह रेकी का काम करने आया था। और बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। और आपको बता दें कि ज्यादातर बैंकर्स को पहले से ही ब्याज दरों में कटौती की कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही थी। वहीं आरबीआई ने रेपो रेट को 8% पर स्थिर रखा है। हालांकि आरबीआई ने एसएलआर में 0.50% की कटौती की है। अब एसएलआर 22% हो गया है। आरबीआई ने सीआरआर को 4% और रिजर्व रेपो रेट को 7% का पर स्थिर रखा है। एमएसएफ रेट 9% का पर कायम रखा गया है। केंद्रीय बैंक ने इस समय में क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। कमजोर मानसून की वजह से खाद्य मुद्रास्फीति और बढ़ने की आशंका है। बैंक का मानना है कि मानसून वाकई उसकी भी चिंता का सबब बना हुआ है।
टमाटर, आलू और प्याज जैसी खाद्य वस्तुओं के दाम भी सामान्य से ऊपर है। We will, eventually have room to cut rates. Now, I want to emphasize that the RBI in no way will hold rates high any longer than necessary. There is a path we are trying to achieve, and we want to achieve that path. We're not against growth, but we do think that growth will be most benefited if we disinflate the economy and we don't have to fight this fight again. Let's fight the anti-inflation fight once, and let's win, and that will create the best conditions for sustainable growth. यूपीएससी परीक्षा में सीसैट के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा जारी है। इस हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई भी बाधित हुई है। वहीं इस मुद्दे पर बोलते हुए जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा है कि हम अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा विरोध अनुवाद वाले हिस्से को लेकर है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने सीसैट विवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। एससी के मामले में जो छात्रों की, नौजवानों की मांग थी, उसके बारे में सरकार ने संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ कदम उठाया। निश्चित तौर से ये इस सरकार, यूपीए और बीजेपी की सरकार के द्वारा, सुन लीजिए, कांग्रेस और यूपीए की सरकार के द्वारा पैदा की गई ये समस्या है। उसका समाधान एनडीए और बीजेपी ने संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ किया। अगर हर दिन इसी बात पे चर्चा होती रहेगी, हर दिन इसी मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी, तो कम से कम इतना तो यकीन और इतना तो विश्वास होना चाहिए कि जिस आपकी सरकार ने जो समस्या पैदा की, उसके समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और वो समाधान हो रहा है। करे कोई, करा आपने, भर हम रहे हैं और भर भी रहे हैं और उस समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। निश्चित तौर से आप यकीन करिए कि भारतीय भाषाओं का सम्मान, भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान, भारतीय लोगों का सम्मान हमारी प्राथमिकता है और रहेगी। थैंक यू। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सियासी गलियारों में गहमागहमी तेज हो गई है, जिसके चलते पूरा मामला अब शीर्ष अदालत में जा पहुंचा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। वहीं अदालत ने केंद्र से पूछा है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर केंद्र की क्या कुछ तैयारी है और सारे दिल्ली के विधायक आखिरकार क्या कर रहे हैं। इतने टकराव के बाद दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सोनिया गांधी की कड़ी आलोचना करने वाली अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ को लेकर विवादों में आए पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने ऐलान किया है कि वो इसका सीक्वल भी माय इरेगुलर डायरी नाम से लिखेंगे, जिसमें और भी कई तरह के खुलासे किए जाएंगे। इस किताब के अगले साल मार्च तक बाजार में आने की संभावना जताई जा रही है। नटवर सिंह ने इस घोषणा के साथ ही कहा है कि गांधी परिवार को लेकर इस किताब में और भी खुलासे किए जाएंगे। गौरतलब है कि नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में सोनिया गांधी के 2004 में प्रधानमंत्री पद त्याग वाले मसले पर सनसनीखेज खुलासा किया था कि सोनिया ने यह निर्णय राहुल के कहने पर लिया था। राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे पर बयानों के जरिए हमला करने और लगभग 4 साल की दूरी के बाद एक बार फिर से सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह और अमर सिंह आज एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। मौका है छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जगनेश्वर मिश्रा की जयंती का, जब पूरा समाजवादी परिवार लखनऊ में एकजुट हो रहा है और जिग्नेश्वर मिश्र पार्क का लोकार्पण किया जाएगा। इस मौके पर मुलायम सिंह और अमर सिंह के साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव और प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहे। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका को नोटिस जारी कर पूछा है कि अवैध फ्लैटों को नियमित क्यों नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने नोटिस पर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी से 2 सप्ताह के अंदर इसका जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद कैंपाकोला वासियों में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी है। उन्हें लगने लगा है कि शायद
उनका आशियाना टूटने से बच जाए। गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही पिछले महीने सोसाइटी के अवैध 102 फ्लैट से बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन काट दिए गए थे, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। मॉडल से रेप करने के आरोपों का सामना कर रहे मुंबई पुलिस के डीआईजी सुनील पारस्कर मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मॉडल के पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी ने क्राइम ब्रांच को बताया है कि डीआईजी के ऊपर रेप के आरोप उसकी पूर्व क्लाइंट ने पब्लिसिटी के लिए महज लगाया है। पहले हुई जान पहचान, फिर खाई दोस्ती की कस्में, फिर जुड़े इमोशंस के धागे और अब बदनाम करने को आगे। वैसे तो पुलिस और आम जनता का रिश्ता प्यार और सरोकार का होना चाहिए, मगर इन दिनों पुलिस अपने काम से ज्यादा बाकी चीजों के लेकर काफी चर्चा में है। ताजा मामला डीआईजी पारस्कर पर बलात्कार और छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली एक महिला मॉडल का है। इस मामले में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं। पहले इसमें विवादित मॉडल पूनम पांडे का नाम आया था। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने सामना के संपादकीय में अपना बयान देकर एक अलग मोड दिया था। असं वाटतं सामनाचा अग्रलेख हा मराठी भाषेत लिहिलेला आहे। कदाचित भाषांतर ज्यांनी केलं त्याचं मराठी भाषेचं ज्ञान जर का तोकडं असेल तर तो गुन्हा आमचा नाहीये। कुठेही त्या अग्रलेखामध्ये आरोपींना सोडून द्या, पारस्कर निर्दोष आहे असं म्हटलेलं नाही, परंतु केवळ चारित्र्य हनन हे योग्य नाही। न्यायालयात प्रक्रिया ती चालू असताना कोणाचंही चारित्र्य हनन होता कामा नये। न्यायालय आपली समर्थ आहेत आणि त्याच अग्रलेखामध्ये आरोप झाल्यानंतर कालांतराने आरोप झालेली व्यक्ती सुटलेली आहे। हे सुकृत माणसं नाही आहेत, आम्ही एवढे काय खालच्या पातळीची विचार करणारी हीन माणसं नाही आहोत। जो गुन्हेगार असेल त्याला नुसती शिक्षेने मी तर म्हणून फासावर लटकवलं गेलंच पाहिजे, पण ते करत असताना हे जे काही आरोप आहेत, हे जे काही गुन्हे आहेत ते ताबडतोबीने दाखल केले गेले पाहिजेत आणि त्याच्यावरती कारवाई असेल किंवा न्याय निवडा असेल तो सुद्धा तात्काळ व्हावा, की जेणेकरून नंतर मग कोण सुटला आणि नंतर कोण अडकला असं होता कामा नये। मला असं वाटतं पुन्हा एकदा सांगेन की मराठी भाषेतला अग्रलेख ज्याला समजला नसेल तो त्याचा प्रॉब्लेम आहे, आपला। अब मॉडल के पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी ने मुंबई क्राइम ब्रांच को बताया कि मॉडल ने डीआईजी पर बलात्कार का आरोप महज पब्लिसिटी पाने के लिए लगाया है। इतना ही नहीं, सिद्दीकी ने इस दौरान पीड़ित मॉडल से मिलने की सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग, साथ ही चैट मैसेज को भी एविडेंस के रूप में क्राइम ब्रांच को सबूत के तौर पर सौंप दिया है। वाकई में अगर कुछ गलत हुआ, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इतने सारे सबूत वकील के पास पहले से ही मौजूद थे तो वो इतने दिनों बाद क्यों पेश किए जा रहे हैं। डीआईजी सुनील पारस्कर और महिला मॉडल के बीच में ये जो मामला है, इसमें कई और मोड़ सामने आने को है। देखना ये होगा कि आखिर पारस्कर दोषी है या मॉडल। क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। वो बात करेंगे पुणे के पास मालिन गांव में हुए भूस्खलन। आपदा में 5 और शवों को बरामद कर लिया गया। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब हो गई है 130, जबकि अब भी मलबे में काफी लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं इस हादसे में बचे लोगों के मन में एक ऐसा खौफ घर कर गया है कि वो अब घर वापस लौटना नहीं चाहते। साथ ही आसपास के 15 गांव पर भी इसी तरह के हादसों का खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार इस पूरे इलाके में अगर कुदरत को नजरअंदाज कर पेड़ों की कटाई, खेतों के लिए पहाड़ी को सलमत बनाते जाना और अंधाधुन हो रहे निर्माण कार्य इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। साथ ही ये भी खबर आई है कि इस हादसे के पहले 29 जुलाई को ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसके बारे में चेतावनी जारी की थी। अगर समय रहते इस चेतावनी पर ध्यान दिया जाता तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। नासा ने अपनी वेबसाइट पर 29 जुलाई को शाम को भूस्खलन को लेकर पर्पल कोड अलर्ट किया था। जानकार बताते हैं कि पर्पल कोड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब किसी भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्र में 175 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की जाती है। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ
के पाटन आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार। छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज। कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी। कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास। कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ। चलता रहा है सिर्फ लमन न्यूज पर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है बढ़ते खबरों के सफर में। और बात करेंगे हम नवी मुंबई पनवेल के तहसीलदार दफ्तर में काम करने वाले सुहास खामकर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। सुहास खामकर किसानों को काम करने के बदले उनसे नोट वसूलने लगे और आज 50,000 की रिश्वत लेते हुए उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। पहिले एक तक्रारदार आहे, त्यांच्याकडे 1 लाखाची डिमांड केली होती। सुहास कामकर आणि त्यांचे जे मित्र जे गणेश म्हणून आहेत, प्रायव्हेट काम करतात, तर त्या संदर्भामध्ये आम्ही 1 तारखेला त्यांचे व्हेरिफिकेशन केलं होतं सुहास कामकरांचं। तर त्यावेळी त्यांनी 60,000बद्दल बोलणी करून गणेशकडे बोलणी करायला सांगितलं होतं। गणेश त्या दिवशी तो हजर नव्हता, त्यामुळे आज सकाळी आम्ही त्याची व्हेरिफिकेशन केली। तर गणेशने 60,000च्या ठिकाणी 50,000 केले, म्हणजे बार्गेनिंग करून, आणि आज घेताना त्याला ट्रॅप केलेलं आहे। पनवेल में एक 2 मंजिला इमारत रेत की तरह गिर गई। गनीमत ये रही कि यह इमारत पूरी तरह खाली थी, लेकिन इस इमारत की दीवार बगल की चाल पर गिर गई, जिसके कारण 2 महिलाएं घायल हो गई है। घायलों को लायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस विभाग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव काम शुरू कर दिया। नवी मुंबई कलंबोली स्थित लिंगायत समाज ने रास्ता रोको आंदोलन किया, पर उनके मंसूबे पर पानी फेरते हुए नवी मुंबई पुलिस ने इस आंदोलन को होने से पहले ही रोक दिया। करीबन 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों समेत 100 पुलिसकर्मियों ने इस आंदोलन को असफल किया। दरअसल आरक्षण की मांग को लेकर लिंगायत समाज ने इस आंदोलन का प्रयास किया था। बताना चाहूंगा कि लिंगायत समाज के जो नेता है मनोज ढोंडे जी, वो हमारे साथ है। वो बताएंगे कि आज जो मोर्चा निकाला गया है, आज जो आरक्षण की बात की जा रही है, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, उनकी क्या सोच है और किन किन समाज के लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये जानना चाहेंगे, आपके साथ काफी सारे लोग हैं जो आपके साथ चल रहे हैं। 85 लाख पॉपुलेशन वीरशैव लिंगायत समाज का है और हम शिवा संगठन की ओर से 18 साल से ओबीसी आरक्षण मिलने के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं, मगर ये आघाड़ी सरकार अभी तक उसको ख्याल नहीं दे रहा है, मंजूरी नहीं दे रहा है। उसके लिए आज कलंबोली पॉइंट पे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे शिवा संगठन की ओर से रास्ता रोको आंदोलन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये आंदोलन से आपकी जो मंशा है वो पूरी हो पाएगी? हमें तो उम्मीद है, मगर अगर उम्मीद रहते हुए भी अगर हमारी मंशा पूरी नहीं हुई तो आने वाली विधानसभा में ये सरकार को हम घर पे बिठाएंगे। और जिसलिए आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पे आने के पहले उनको रास्ते में रोक दिया गया है, और जो रास्ता रोको की जो उनकी मंशा थी वो फिलहाल मंशा पूरी होते नहीं दिख रही है। हालांकि मनोज ढोंडे जी का कहना है कि हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि अगर हमारी मंशा पूरी नहीं हो गई तो इसके आगे जाकर हम उग्र आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल शाह। और कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर लज्जा गोस्वामी आज अहमदाबाद पहुंची। लज्जा ने गुजरात पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। आनंदीबेन पटेल ने लज्जा को महिला सशक्तिकरण की अलग सिद्धि प्रतिष्ठा बताया।
वापी में पीएफ ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 25,000 की रिश्वत लेने वाला मुकेश नाथवानी मूल वडोदरा का निवासी है। वो वलसाड़ से पीएफ विभाग में काम करता था। एक सिक्योरिटी एजेंसी पर कार्रवाई नहीं करने के बदले 50,000 की रकम मांगी थी। इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में एजेंसी के मालिक ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन किया गया। गुजरात के राजकोट में महानगर निगम द्वारा डेमोलिशन की बड़ी कार्रवाई की गई। किसानपरा इलाके में 5 दुकानें और एक इमारत की दूसरी मंजिल को बुलडोजर से तोड़ा गया। यह तोड़क प्रक्रिया सड़क विस्तारीकरण को लेकर शुरू की गई है। राजकोट महानगर पालिका ने ए रोड और 2010 में ये लाइन ऑफ पब्लिक स्ट्रीट के हेतु से डिक्लेयर किया गया था। इस रोड में बाकी जो सब असरग्रस्त थे उसने अपने से ही वो जमीन कपात करके स्वैच्छिक हटा लिया था। अभी एक ही असरग्रस्त बाकी था, तो उसका डिमोलिशन आज हमने शुरू करवा दिया है। आज यहाँ पर जो 5 बाड़ुआत थे ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में मकान मालिक थे, वो सबको राजकोट महानगर पालिका तरफ से जमीन दी गई है। वो फाइनल वो नोटिस का उसने वो 98 के बाद वो शुरू कर दिया। फिर वो ऐसे कभी सीरियसली उसने हमको बोला नहीं है कि आपका यह डिमोलेशन हो जाएगा। वो ऐसा हमारा है कि हमने कमिश्नर से बात की, उससे बात की, मगर वो हमारा जो ये स्टैंड है वो तो ये अभी जो कर रहा है वो अनऑफिशियल कर रहा है। हमारा कोर्ट मैटर भी अभी सब जुरिडिक्शन में चल रहा है। आज का डेट हमारा हियरिंग का भी आज डेट में कॉरपोरेशन को कल उसने नोटिस भेज दिया कि आज तक ये कुछ करने का नहीं आपको ऐसा। और वाहन चालकों में जन जागृति लाने के लिए मुंबई के नागिनदास खंडवाला के छात्रों ने एक अभियान चलाया, जिसमें हेलमेट ना पहनने वाले और बेल्ट ना लगाने वालों को रोककर उनसे गुजारिश की गई कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे दुर्घटना रोकने में मदद मिले। सड़क पर वाहनों को रोककर वाहन चालकों को समझा रहे इन बच्चों को देखिए। ये बच्चे छात्र हैं। ये आज सड़क पर वाहन चालकों को समझा रहे हैं। जो वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाए हैं और बेल्ट नहीं लगाए हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे अवश्य हेलमेट पहने और साथ ही सीट बेल्ट लगाएं। इससे हो रही दुर्घटना को कंट्रोल किया जा सकता है। खांडवाला कॉलेज जो मलाड स्थित है, उनके कॉलेज के बच्चों ने जो रास्ता सुरक्षा के लिए जो अवेयरनेस कार्यक्रम रखा है, वो सही में बहुत ही अच्छी चीज़ है। लोगों के तरफ से ही अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम लोगों का पुलिस ने बोलने के बाद लोगों को जितना इफेक्ट नहीं होता है, उतना इफेक्ट जब लोगों ने या बच्चों ने बोलने के बाद होता है। इससे ज़्यादा इफेक्ट लोगों में अवेयरनेस आने से हो जाएगा। पुलिस अधिकारी का कहना है कि ट्रैफिक में पुलिस कर्मियों की संख्या काफी कम है। मुंबई में सिर्फ 3000 लोग ही है जो मुंबई की ट्रैफिक कंट्रोल करती है, जो काफी कम है। इस तरह से जन जागृत अभियान चलाने से लोग जरूर जागरूक होंगे और हो रही दुर्घटना में काफी कमी आएगी। लड़कों का ये अभियान तारीफ के काबिल है। ये मुंबई नंबर 1 रैंक करता है रोड एक्सीडेंट्स में। हर साल यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये नागिनदास खांडवाला कॉलेज के स्टूडेंट्स, मास मीडिया के, ये लोगों का इनिशिएटिव है लाइक रोड एक्सीडेंट्स कम हो एंड जो भी यहाँ से लोग पास बाय कर रहे हैं उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू वेयर देयर हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स। सो इससे अच्छा खासा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। लोग इमीडिएटली पहन रहे सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट्स पहन रहे। मुंबई के सभी ट्रैफिक सिग्नलों पर विद्यार्थियों ने एक साथ छोटी छोटी टुकड़ों में बट कर किया सभी यात्रियों को आगाज। उन्होंने कहा, आप सबको सीट बेल्ट पहन कर चलना होगा। ड्राइविंग के समय सेल फोन का इस्तेमाल न किया करें। बाइक चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। बिना जरूरत के हॉर्न का प्रयोग न करें। गति सीमा का पालन करें। रेड सिग्नल को कभी न तोड़ें। हम आपको बता दें कि इसका असर
हमें तुरंत देखने को मिला। जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा था, वहीं लोगों ने तुरंत सीट बेल्ट लगाना और हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और ये स्वीकार किया कि हमें हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। नवी मुंबई वाशी पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है जो बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। पकड़ा गया आरोपी बाकायदा हवाई जहाज से मुंबई आता था और चोरी की वारदात को अंजाम देता था। चोरी करने के बाद वो फिर फ्लाइट पकड़कर उत्तर प्रदेश चला जाता था। आपको जानकर वाकई हैरानी होगी कि पकड़ा गया आरोपी असलम जिब्राइल शेख उत्तर प्रदेश में एक गांव का मुखिया था और सरपंच का चुनाव भी वो लड़ चुका था। असलम के पास से अब तक 650 ग्राम सोना बरामद किया जा चुका है। असलम जिब्राइल शेख करके वो जो नामचीन एचबीटी करने वाला जो गिरोह है, इसके पास जितना चोरी का माल था वो तो सब हमने रिकवर कर लिया है, जिसमें से 65 तोला यानी कि 650 ग्राम सोना रिकवर कर दिया है, उसमें से और आधा किलो चांदी। उसके बैंक अकाउंट में 65,000 रुपये थे, वो भी बैंक अकाउंट हमने फ्रीज कर दिया है। पता चला है कि ये यहाँ का माल उठा के ये अपने गांव प्रतापगढ़ जिले में जाता था और वहाँ वो उस गांव में ग्राम पंचायत का इलेक्शन भी लड़ चुका है, उसमें उसने काफ़ी खर्चा किया ऐसा पता चला है। इसमें वो अभी भी गांव का मुखिया है, जिसे यूपी में मुखिया को बहुत माना जाना इंसान माना जाता है। वो गांव का सब कारोबार संभालता है, वो गांव का मुखिया भी है। पता चला है कि उसका कुर्ला इलाके में कुछ 2 रूम्स है जो चोरी के पैसे से उसने खरीदे, वो हमने अभी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे उसको, और गांव में भी उसका एक होटल भी वो चला रहा है, तो उसकी सारी जायदाद जो है वो जायदाद का पूरा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन लेमन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।